अब हम शुरू करते हैं pyridine का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने pyridine के पिछले ही लेक्चर में एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद उसकी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, जिसके प्रति वह इंटरेस्टेड नहीं था। तो हम लोगों ने एक बात की थी कि आखिरकार कोई ना कोई तो रिएक्शन होगी जिसके प्रति जो pyridine है वो इंटरेस्टेड होगा। तो हम थोड़ा सा उस pyridine की कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने pyridine का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जब मैं यहाँ पर आपके सामने pyridine का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उस pyridine के स्ट्रक्चर से हमने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे और इस ही pyridine के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सामने एक रेजोनेंस हाइब्रिड आया था। तो सबसे पहले मैं उस रेजोनेंस हाइब्रिड को भी फिर से दोबारा बनाता हूँ और रेजोनेंस हाइब्रिड जो आया था आपके पास वह कुछ इस तरीके का आया था। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था और यहाँ पर आपके पास क्या था, नेगेटिव था। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने बोला था कि जो रिंग है हमारे पास वह रिंग कैसी है, वह रिंग हमारे पास कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बिल्कुल सही बात है, यही हमने पिछली क्लास में बात की थी। और यदि रिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन किसने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल की जगह कुछ दूसरा नहीं आ सकता? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो पक्की बात है सामने से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आ सकती है। अरे बोलिए, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? और उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब यही है मेरा कि हम लोग जो पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा दिमाग लगा रहे थे कि pyridine इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, दिखाएगा तो किस कंडीशन में दिखाएगा, pyridine में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। अब हमें उन सब की परवाह नहीं करनी है। हमें तो अब ये सोचना है कि pyridine अच्छा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा, pyridine पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बन चुके हैं। तो बस यही वो बात है जिसकी वजह से pyridine को जो बाकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनसे अलग बनाता है। उन सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने क्या केमिस्ट्री पढ़ी थी? उन सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज अ सिग्नेचर रिएक्शन की बात की थी। लेकिन pyridine जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर ये जो इंटरेस्टेड होता है यह है न्यूक्लियोफिलिक। मैं इसको पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इंटरेस्टेड है। तो यहां से ये बात निकल के आ चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर चलो मान लिया आपकी बात कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इंटरेस्टेड है, तो आखिरकार यहां पर किस किस पोजीशन पर अटैक होने वाला है? मतलब जो हमने पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के केस में जब पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर अटैक प्रेफर करेगा, वैसे ही आप हमें ये भी बता दो कि जब हमारे पास pyridine आ गया है तो pyridine के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेफर होने वाला है। तो सुनिएगा, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से क्या है, pyridine है, बिल्कुल है। यहाँ पर इस तरीके से pyridine है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और हम डिफरेंट पोजीशन पर करवाएंगे। सबसे पहले एक बार मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये हमारे पास नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सेकंड पोजीशन 6th के साथ इक्विवेलेंट है और थर्ड पोजीशन 5th के साथ इक्विवेलेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो जो पॉसिबिलिटी बनेगी उन सभी पॉसिबिलिटी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा। दूसरी हम बात कर लेंगे जहां पर न्यूक्लियोफाइल थर्ड पोजीशन पर अटैक करेगा और लास्ट हम बात कर लेंगे जहां पर न्यूक्लियोफाइल फोर्थ पोजीशन पर अटैक करेगा। 5th और 6th पोजीशन तो इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो उनकी हमें बात ही यहाँ पर नहीं करनी है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जब न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा, आप खुद सोचो सामने न्यूक्लियोफाइल है,
तो न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो सामने वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा और पॉजिटिव चार्ज आपको सेकंड पोजीशन पर क्रिएट करना है। तो आपके पास जो डबल बॉन्ड का मोमेंट होगा वो कैसा होगा, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर एन, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हो गया, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस जगह पर पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्टली बनाऊं या फिर न्यूक्लियोफाइल लगा दूं? मैं डायरेक्टली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ जाएगा H इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। बोलिए क्या आपको ये समझ में आया? हमने सेकंड पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दिया। अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। यहाँ पर एन, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो एन यू और एच है ही, कोई मैं छेड़छानी नहीं कर रहा। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ चुका है। बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? ये बात हो चुकी है। अगर मैं थर्ड पोजीशन पर अटैक की बात करूंगा तो थर्ड पोजीशन वाले केस में क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो थर्ड पोजीशन पर अटैक कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। बाकी लोगों को एज इट इज ऐसे ही बना दो। यहाँ पर आपके पास आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ गया H। अब अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ? ये नेगेटिव यहाँ और ये यहाँ, मतलब थोड़ा सा अच्छे से बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही होता है कभी कभी, है ना। नो घबराने वाली बात, इसको पूरा दोबारा से बनाएंगे। देखो फिर से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एन है, यहाँ पर ऐसे है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आ गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया नेगेटिव। अब मैं इसके मोमेंट को समझाना चाहता था, तो इसका मोमेंट यहाँ पर नेगेटिव ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। जब आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ तो बताओ इस वाले केस में कैसे बन जाएगा? देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यार बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मत बोलना सर हमें ये नहीं आता, ये तो यार बहुत पहले स्टार्टिंग में ही सब कुछ सिखा रखा है। ये ऐसा हो चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो चुका है और यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो यही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ बन जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर मैं फोर्थ पोजीशन पर अटैक करवाता हूँ, तो फोर्थ पोजीशन पर अटैक करवाने पर यहाँ पर एन था, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर H आ जाएगा, इस जगह इस बार नेगेटिव आएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ऐसे बना रहने दो। फिर इसका भी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहोगे बिल्कुल कर सकते हो। कैसे होगा? ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। अब बताओ इस वाले केस में क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा NU, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर N नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों ही पोजीशन पर अटैक करवा दिया। बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ अटैक करवाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपने तीनों पर अटैक करवाया तो आप जरा ध्यान से देखो क्या कहानी समझ में आ रही है। आप यहाँ पर इन तीन स्ट्रक्चर्स पे गौर फरमाइए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये वाला, दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला और तीसरा स्ट्रक्चर ये वाला। इन तीन स्ट्रक्चर पे गौर फरमाइए। जब सेकंड पर अटैक किया है तो नेगेटिव चार्ज सीधा नाइट्रोजन पर पहली बार में ही आ चुका है। जब थर्ड पर अटैक किया है, थर्ड पर अटैक किया है भाई मेरे, है ना, तो थर्ड पर अटैक करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर नहीं आ रहा है और जब फोर्थ पर अटैक किया है तब भी आपके पास नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जा रहा है। मतलब अगर फाइनल में यहाँ से एक बात निकालूं, वो बात ये निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू दिस कि हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन मोर फेवरेबल या मोर प्रेफरेबल पोजीशन है। मोर प्रेफरेबल पोजीशन है। कौन कौन सी पोजीशन? फिर से सुनो।
सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। अब सवाल ये आता है कि थर्ड पोजीशन क्यों प्रेफरेबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये इन सब में क्या है, लेस स्टेबल है, ये इन सब में क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर रिएक्शन इस रास्ते से होकर नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, इन दोनों से होकर जाना चाहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इन दोनों से होकर जाना चाहेगा। अब इसमें सवाल आ जा रहा है कि सेकंड और फोर्थ में से इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, तो इनमें से रिएक्टिविटी सेकंड पोजीशन की ज्यादा होती है फोर्थ से। तो बस हमारी कहानी खत्म होती है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर पहली बार में ही नेगेटिव चार्ज आ चुका है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी स्टेबिलिटी यहां पर मिल जा रही है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात पूछूं, सबसे पहली बात, क्या पेरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इंटरेस्टेड है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्या रिएक्शन दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, यदि एबनॉर्मल कंडीशन हो। दूसरा सवाल, कौन सी रिएक्शन के प्रति ये इंटरेस्टेड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ये इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी रिंग जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सामने से इलेक्ट्रॉन रिच वाला अटैक आसानी से कर सकता है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तीसरा सवाल कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इंटरेस्टेड है तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा, सवाल ये आ रहा है, तो हम बोलेंगे सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा, सबसे पहले सेकंड पोजीशन पर और फिर फोर्थ पोजीशन पर। और हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो इसकी सेकंड पोजीशन है वह इक्विवेलेंट टू है सिक्स्थ पोजीशन। ये सब बातें आपको बतानी नहीं है बिल्कुल, अरे पहले से पता होगा। जो थर्ड पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है इसकी फोर्थ पोजीशन के साथ, क्या ये बातें बतानी है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे पहले सेकंड और सिक्स्थ आरी वास्तव में इक्विवेलेंट है, फिर आपके पास हो जाएगा फोर्थ और फिर आ जाएगा फाइनली थर्ड और फिफ्थ। वहीं पर जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी तो उस वाले केस में हमने बोला था पहले तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन जब उसको एबनॉर्मल कंडीशन लेके आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करता है थर्ड पोजीशन, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमने यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकाल चुका है कि सेकंड पोजीशन पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब हम फाइनली आ जाते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है चीची-वेवेन रिएक्शन। सबसे पहले हम चीची-वेवेन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, अब चीची-वेवेन रिएक्शन की जब मैं आपसे बात ही कर रहा हूं तो एकदम सिस्टमैटिक वे में हम बात करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, पेरिडीन है, अरे बोलो समझ में आ रहा है। और अगर सामने पेरिडीन है तो यहां से आपके पास क्या है, Na और फिर यहां पर है NH3 लिक्विड और यहां पर है H2, और आपको यहां पर कुछ इस तरीके को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चीची-वेवेन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर एरोमेटिक आप इसको कह सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये वाली बात हो चुकी है। तो अब हमें इसके मैकेनिज्म को समझना है। मैकेनिज्म को समझना है तो मैकेनिज्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम एक एक करके इसके मैकेनिज्म को बात करेंगे बढ़िया से प्यारे तरीके से, और ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस वाले केस में। देखो, सबसे पहले आपको मैं पहले ही यहाँ पर चेतावनी दे देता हूँ, ये जो H2 है सिर्फ और सिर्फ वर्कअप के लिए है और इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करने जा ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, ऊपर से कर देता हूँ ताकि अपने पास बहुत सारी जगह आ जाए। देखिएगा ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैकेनिज्म का पहला स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेरिडीन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्टेप में पेरिडीन है और सामने से कौन आएगा, देखो NaNH3 लिक्विड लिया है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया मिलना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आएगा NH2-, और अब जैसे ही NH2- आया, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं अपने सारे एरो वगैरह हैं इससे दिखाता हूँ या इससे दिखाता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान समझना। तो NH2- है, सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा, प्रेफर लिख देता हूँ
सेकेंड अटैक, अरे सेकेंड पोजीशन अटैक है ना। तो यहां पर ये इस तरीके से जाएगा, तब तो यहां पर इस जगह पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव को देख के ये यहां पर धावा बोल देगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे ही ये समझ में आ चुका है, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लीजिए, बढ़िया से समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाना चाहता हूँ, और फिर हम ऐसे करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया NH2 और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास H। कुछ इसी तरीके से आप सबसे पहले स्टेप में करना चाहते हो। अरे बोलो, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, अब क्या होता है जरा देखना। अब ये होता है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर जाता है और ये H माइनस को बाहर कर देता है। जैसे ही ये यहाँ से H माइनस बाहर जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास यहाँ पर ये तो था ही, अरे भाई ये तो था ही, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। अब जिसको बाहर निकाला था वो यहाँ पर बदला लेगा। अरे H माइनस बाहर निकाला था तो H माइनस ही बदला लेगा। वह बदला क्या लेगा, इस H प्लस को भगा ले जाएगा और H प्लस को भगा ले जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर N, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऐसे, ये तो ऐसे था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा NH। इतना समझ में आया क्या? क्या सबसे पहले मैकेनिज्म में इतना समझ में आ चुका है आपको? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अरे देखो ना भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही एक तरीके से चलने वाली है। देखना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, यही यूज़ करते हैं थोड़ा सा आगे। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये माइनस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड NH माइनस और सामने आपके पास क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो NH माइनस है इसके H प्लस को भगा ले जाएगा। मैं एक ही स्टेप में सारा सब कुछ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अरे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें ये सारी की सारी। तो यहाँ पर फाइनली आपको कुछ ऐसा सा नज़र आ जाएगा। देखो यही तो बनाना था और ये बन चुका है। दिस इज द मैकेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक तरीके से आप अगर बात को समझ पा रहे हो तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही हम बात कर रहे हैं, है ना। बोलिए, समझ में आ रहा है चिची-वेवन रिएक्शन क्या होती है? तो दिस इज चिची-वेवन रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसी रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास यही बन गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास यही बन गया जो अपन ने क्वेश्चन अभी लिखा था, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपके पास Na, यहाँ पर आ जाएगा NH3 लिक्विड और यहाँ पर आ जाएगा H2 जस्ट ओनली फॉर वर्कअप। तो इसका आपके पास आंसर तो यह आ जाएगा जो अपन ने भी सॉल्व किया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास NH2। बोलो समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा मेटल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं C4H9Li। तो इस वाले केस में हमें पता है सेकंड पोजीशन पर ही अटैक होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है मेटल पर पॉजिटिव आता है। अरे यार ये बात बतानी है क्या, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसकी सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे मान लो अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा है। मैकेनिज्म की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपके पास क्या है, RNH2 है। बोलिए, तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आए उससे आप H प्लस निकाल कर तैयार रहना। जब H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, RNH माइनस। अब आपको न्यूक्लियोफाइल नज़र आ रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा कर दिया मैंने, पूरा कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं Cl, ठीक है। तो क्या होगा, ये RNH माइनस, इस कलर से यूज़ करते हैं थोड़ा सा,
ये RNH माइनस इस जगह पर अटैक करके बाहर, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप बता दिया। वैसे अगर आप मैकेनिज्म के साथ करोगे तो मैकेनिज्म में थोड़ा सा और आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक जो डिटेल मैकेनिज्म एक बार सीखना था सीख चुका है, बाकी हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NHR। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन की अपन और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कितने, 3 हो चुके थे, 4th। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आपके पास OME है और यहाँ पर आपके पास BR है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तरीके से, एक तो ले लेते हैं NH2 माइनस, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं RSH। बताइए इस वाले केस में क्या होगा। तो देखो जरा ध्यान से समझना, इस वाले केस में आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको इन दोनों पर ध्यान देना है, जिसमें से BR जो है वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अरे BR ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपको पता चल गया BR ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, बस इसी की जगह लगा दो। यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास NH2, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास OME। इस वाले केस में भी वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडा लगेगा। यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा SR उसी की जगह, और ये OME पहले से था। ये तो एक क्वेश्चन ये हो गया। जैसे मान लो 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं pyridine, यहाँ पर हम लोग लेते हैं pyridine, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं H2 निकल, इससे आ जाएगा A। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर लेते हैं MEI, और आगे ले लेते हैं मॉइस्ट Ag2O, यहाँ पर B, और जो MEI है वो किस में है, एक्सेस में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन को करना है। बताओ कैसे कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले यहां पर इसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो इस तरीके से पूरा का पूरा। फिर यहां पर क्या है आपके पास MEI है, तो MEI होने के बाद यहाँ पर इस पे लोन पेयर तो थी, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपको कुछ कुछ थोड़ा समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन किया था, याद करो, हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डिग्रेडेशन। अरे याद आया, यहाँ पे H, यहाँ पर Me, यहाँ पर प्लस, इस तरीके से। नहीं याद आया। फिर इस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी, याद करो, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था। और याद दिलाऊं क्या, लिख देता हूँ मैं पूरा टॉपिक को, एक बार थोड़ा सा देखना जाके कर। हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डिग्रेडेशन। फाइनली ऐसा करके यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वह आपको एल्कीन के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा, एल्कीन। फाइनल ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है जो मुझे आपको करवाने थे। बेसिक केमिस्ट्री से हमने जोड़ चुका है इसको, जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उस वाले पार्ट से हमने इस वाले पार्ट को जोड़ चुका है। बोलिए बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बताइए, इतना समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम और शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक तो हो गया चिची-वेवन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया, फिर चिची-वेवन रिएक्शन स्टार्ट किया। अब हमारे पास जो एक अगला टॉपिक है वो है pyridine एन ऑक्साइड। pyridine एन ऑक्साइड, ये है हमारे पास अगला टॉपिक।
तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर दो बातें करने वाले हैं। एक बार देखते हैं वो दो बातें हमारे पास कौन कौन सी होंगी। एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मेशन, सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो दूसरी बात करेंगे वो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो बातें ही हमें यहाँ पर पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पिरिडीन एंड ऑक्साइड। देखो फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है हमारे पास बहुत ही सिंपल सी केमिस्ट्री है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या है, पिरिडीन है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास पिरिडीन है, और इस पिरिडीन के सामने आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से याद करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, याद करो जल्दी से एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या तो आप MCPBA लेके आ सकते हो, या फिर आप H2O2 लेके आ सकते हो, और फाइनली आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सा देखने को मिलने वाला है। कैसा सा, कुछ ऐसा सा। इसी को हम बोलते हैं पिरिडीन एन ऑक्साइड। और ये जो पिरिडीन एन ऑक्साइड होता है ये पिरिडीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान देना है, पिरिडीन से ज़्यादा रिएक्टिव। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, बोलो। सबसे पहले हमें दो बातें पढ़नी, एक तो फॉर्मेशन की बात तो ये है, तो इसमें फॉर्मेशन के केस में तो आपको ज़्यादा समझना भी नहीं है, बस इन दोनों एजेंट को ध्यान में रखना है, और ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो चुका है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो चुका है। किसका हो चुका है ऑक्सीडेशन, पिरिडीन का हो चुका है, और पिरिडीन के ऑक्सीडेशन पर आपको ये मिल रहा है, और वह जो मिल रहा है वह पिरिडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके मैकेनिस्टिक वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो अगर मैकेनिज्म के साथ हो जाए तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। देखो यहाँ पर आपके पास पिरिडीन है इस तरीके से, और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ऐसा तो जनरली आप समझ सकते हो यहाँ पर हम पेरोक्साइड ले रहे हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या ले रहे हैं, पेरोक्साइड ले रहे हैं, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी होता है, आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले। तो यहाँ पर ये इस जगह अटैक कर जाता है, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से O- और यहाँ पर N, पिरिडीन एन ऑक्साइड के फॉर्मेशन को देखने को मिलने वाला है। इसी को हम बोलते हैं पिरिडीन एन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। ये होता है आपके पास पिरिडीन एन ऑक्साइड। तो हमने सबसे पहले पिरिडीन एन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात कर चुकी है। अब यहां पर आपको नोट में एक बात समझनी है, यहीं पर इसी से लिख देता हूं कि जो पिरिडीन एन ऑक्साइड है इट शोज बोथ ESR electrophilic substitution reaction as well as NSR nucleophilic substitution reaction। पिरिडीन एनऑक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। दोनों ही रिएक्शंस ये आसानी से दिखा देता है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
pyridine एन ऑक्साइड कि आखिरकार अगर ये दिखाएगा तो अटैक कहाँ होगा। सवाल हमारा समझ में आया। सवाल ये है कि आखिरकार pyridine एन ऑक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो अटैक कहाँ होगा। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो आपको सारी बातें एकदम आसानी से पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस कलर का सहारा लेते हैं। देखो ये O माइनस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आपकी कमांड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अगर इस चैप्टर में आपको कोई एक चीज़ परेशान कर रही होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर तो प्लस बरकरार है। फिर बताओ क्या होगा। फिर आपके पास ये यहाँ पर जाएगा, अरे ऐसे ही तो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। फिर आपके पास इसमें क्या होने वाला है, फिर आपके पास इसको पहले तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर प्लस रहने दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे। फिर ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ और ये यहाँ। तो बताओ समझ में आ रहा है क्या। अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव था ही। फिर से ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो एक बार मैं यहाँ पर पोजीशन भी थोड़ी सी लोकेट करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसी पोजीशन है मान लो। अब आपके पास अटैक कौन करने आ रहा है, सबसे पहले आप मुझे बताओगे अटैक कौन करने आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सामने वो क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो देखो एक तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, और एक तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पर दिख रहा है ना। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ 6 पोजीशन तो इक्विवेलेंट उसके साथ है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर नोट में इस बात को समझते हैं, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन आर मोर प्रेफरेबल फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन ज्यादा प्रेफरेबल है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान ये देनी है कि सेकेंड और फोर्थ में भी आपके पास फोर्थ वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड। देखो सबसे पहले समझो, हम लोग pyridine एन ऑक्साइड पढ़ रहे हैं और pyridine एन ऑक्साइड में हम लोगों ने उसके फॉर्मेशन की बात की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ चुके हैं। हमने सबसे पहली बात ये बोली कि दोनों ही रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों दिखाने के बाद अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा। हमने बोला सेकंड और फोर्थ पोजीशन दोनों पर ही अटैक करता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल कहाँ होगा, फोर्थ वाले की एक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया वैसे ही मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ pyridine एन ऑक्साइड भी समझा सकता हूं, बिल्कुल सेम तरीके से, कोई भी चेंज नहीं करने वाला। इसमें हमारा सवाल क्या होगा कि आखिरकार हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा, वही सेफ सवाल। ठीक है, तो अगर सेम सवाल है तो बताओ इस वाले केस में क्या करेंगे, वही समझे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे pyridine एन ऑक्साइड का। यहाँ पर ऐसा वाला O माइनस, यहाँ पर प्लस। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव होगा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास O माइनस, तो रहेगा यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब बताओ, अब इस वाले केस में डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो खाली होता है यार। अरे बोलो,
पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो खाली होता है। तो सबसे पहले इन सबको आप फिर से दोबारा से ऐसे बनाओ, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और फिर से आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा N, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर ऐसे 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 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले तरह से आपके पास केस आ जाएगा। तो ये आपके पास है। फिर से नंबरिंग करते हैं, इसमें वही बात निकालनी है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एक तो सेकंड पर फोर्थ पे, तो हम बोलेंगे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन आर, थर्ड पोजीशन किसी में आ ही नहीं रहा, मोर प्रेफरेबल है ना, आर मोर प्रेफरेबल किसके लिए, फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन दोबारा से क्या है, प्रेफरेबल है। इस बार आपके पास जो रिएक्टिविटी है सेकंड पोजीशन की ज़्यादा है फोर्थ से। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करते समय आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर आपके पास क्या होता है, फोर्थ पोजीशन पर ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके पास सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। तो दोनों ही रिएक्शन दिखाता है। अब फाइनली इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, देखते हैं कर पाओगे या नहीं। और यहाँ पर आपके पास पिरिडीन आ जाए इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपके पास है MCPBA, दूसरे स्टेप में है आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और तीसरे स्टेप में है आपके पास PCl3। बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन, अटेम्प्ट कैसे करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप ये पहचान जाओ पिरिडीन है, और पिरिडीन के सामने जब भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, ये क्या है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाने से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर पिरिडीन एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही पिरिडीन एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, सामने आपके पास यहाँ पर कौन आएगा, NO2 प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सामने क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, और NO2 प्लस कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, फोर्थ पोजीशन पर अटैक होगा। बताइए समझ में आ रहा है। तो फोर्थ पोजीशन पर अटैक होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर N, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और फाइनली आपके पास PCl3 है। आपको पता होना चाहिए कि PCl3 का रोल होता है ऑक्सीजन को गायब करने में, ऑक्सीजन गायब करने में। अगर ऑक्सीजन गायब करने में रोल है इसका, तो बताओ किस तरीके से समझेंगे, बस खत्म हो गया। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है मैकेनिज्म्स का, आपको ये पता है कौन सा अटैकिंग पोजीशन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सा रिएजेंट का क्या रोल है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा पिरिडीन का ये लेक्चर होता है कंप्लीट।